हेलो बच्चों, वेलकम टू आर वी आई एस क्लासेस एंड वी आर स्टडिंग इकोनॉमी. आई विल बी टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट्स टू यू on YouTube platform. Firstly, I am taking two subjects, science and technology and economy. As soon as economy is over, I will start with environment, ecology and disaster management. चलिए सीधे ही क्लास में चलते हैं. सो बच्चों, हम लोग हैं इकोनॉमी के पिलर 15 पर, और पिलर 15 में बेटे हम लोग कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2, दैट इज़ लैंड रिवेन्यू कलेक्शन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन एंड सो मैनी टाइम्स इट इज़ आस्क्ड एज टू what is जमींदारी सिस्टम और रैयतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम. सो वी शैल लर्न इट टुडे. आई एम राकेश वर्मा. हम जीत का मजा चक कर रहेंगे. आई एम टॉपर इन BTech, MBA, MA इकोनॉमिक्स. आई एम IAS ऑफिसर ऑफ 1981 बैच and retired in Chief Secretary rank. I have already taught 130 full length comprehensive courses of different subjects for UPSC CSC. So we are studying land reforms in India. So बच्चों, land reforms in India, that will be learnt only when you know what was there before independence which was causing exploitation of farmers and why there was need of land revenue collection mechanisms, new way of distribution of land, etc. तो आइए सबसे पहले हम सीखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से लैंड रिवेन्यू कलेक्शन के मेथड से उस समय और क्या लैंड ऑनरशिप होती थी ब्रिटिश इंडिया के समय. सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं जानने की कि रिवेन्यू कलेक्शन कैसे होता था बिफोर इंडिपेंडेंस. सबसे पहले जो चीज़ थी वो था जमींदारी सिस्टम. जमींदारी वॉज वेरी एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम एंड इट वॉज ऑल्सो नोन एज परमानेंट सेटलमेंट. यानी कि एक परमानेंट सेटलमेंट कर दिया जाता था, जमींदारी को नियत कर दिया जाता था और उनको फिर ज़मीन दे दी जाती थी. उस ज़मीन से रिकवरी ऑफ रिवेन्यू was the duty of jamidars, right? So ownership of the land was with the jamidars, and then jamidars appoint करते थे अपने नीचे कल्टिवेटर्स को, फार्मर्स को, जो फसल उगाते थे, और फसल उगाने के बाद उस फसल का एक बड़ा हिस्सा उस रेंट के रूप में जमींदार को दिया जाता था और वो जमींदार आगे जाकर उसको अंग्रेज़ों को पेमेंट कर देता था. सो this system was introduced in Bengal, Bihar and Odisha in 1793 by British. It basically granted large tracts of lands to intermediaries. So zamindars were called intermediary, who were responsible for collecting revenue from the peasants. Okay. Now बच्चों, these zamindars were often members of landed aristocracy who had supported the British. ये जो इतने बड़े बड़े अमीर बन गए थे, लैंड ओनर्स बन गए थे, ये लोग ब्रिटिश के बिल्कुल ही डेडिकेटेड थे, उन्हीं को सपोर्ट करते थे और इस प्रकार एक अलग तरीके की अरिस्टोक्रेसी इंडिया में डेवलप हो गई. दे गेव आउट पार्सल्स ऑफ लैंड्स टू फार्मर्स हु बिकेम देयर टेनेंट्स. और बच्चों, ये जो टेनेंट्स थे फिर रेवेन्यू पे करते थे जमींदार्स को. जमींदारी सिस्टम बेसिकली बिकेम वेरी वेरी एक्सप्लॉयटेटिव and the landless farmers and laborers suffered a lot because they were not able to even save something for their own survival. Everything, every single grain they used to grow was going to jamidars as land revenue, right? So this was a very bad system. Then there was jagirdari system. Jagirdars were no less than the exploitator like zamindars. So jagirdars and zamindars, they were really very bad people. Jagirdars बच्चों, they were involving the land revenue rights. तो उसमें क्या होता था, जागीरदार्स को लैंड के राइट्स होते थे केवल रिवेन्यू कलेक्ट करने के. वो ज़मीन के मालिक नहीं होते थे और उनको इसलिए अंग्रेज़ पैसा देते थे क्योंकि वो अंग्रेज़ों के बिहाफ पर गांव से रिवेन्यू की वसूली करते थे, मिलिट्री सर्विस देते थे,
लोकल गवर्नेंस में अंग्रेज़ों का सहायता करते थे। तो जागीरदार्स बेसिकली स्लाइटली डिफरेंट देन जमींदार्स. Jamindars were owners. Jagirdars were not owners of the lands. They were given a jagir, means a number of villages from where they were allowed to collect land revenue. Right? So, Jagirdars were not granted ownership of the land itself, but rather the right to collect revenue from a specific territory. And वो territory जो गांव होते थे उनको हम कहते थे जागीर. सो इंस्टेड ऑफ रिसीविंग कैश सैलरीज, तो ऐसा नहीं था कि अंग्रेज उनको जागीरदारों को कैश सैलरी देते थे. वो क्या करते थे कि आप जो रिवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं उस रिवेन्यू में से एक हिस्सा आप अपने पास रख लीजिए, जिसके एवज में आप हमें मिलिट्री सर्विस दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस दीजिए, रिवेन्यू कलेक्ट करिए. अब ये बहुत बड़ा लैकूना था, क्योंकि जागीरदास को तो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना होता था अंग्रेज़ों को. अब वो मनमाना वसूली करते थे किसानों से, अर्थात किसानों का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर हो जाता था. और ये सिस्टम अल्टीमेटली एक ऐसे सिस्टम में तब्दील हो गया जो कि बिल्कुल जमींदारों जैसा था, और लोगों को बड़ी परेशानी होने लग गई कि कैसे सरवाइव करें. और यही एकमात्र चीज़ थी जो कि हमें बताती है कि अंग्रेज़ों के समय हमारे ही लोगों ने किस प्रकार हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया था. So ultimately, Jagirdars were responsible for collecting tax from peasants in the assigned Jagir, and they also had administrative and judicial powers within their territory. So they were becoming absolute rulers because Britishers are not coming to the villages. तो ये बन गए वहाँ पर शासक एक तरीके के, और अपना वही एक अलग से किला बनाना, लोगों को एक्सप्लॉइट करना, अपनी खेती फ्री में कराना, अपने घरों में काम कराना, अपनी खुद की एक सेवकों की सेना बनाना, ये सारा कुछ इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था. मेरा तीसरा सिस्टम था रियायतवाड़ी सिस्टम. पहले तो मैं आपको बताऊं कि रियायत्स क्या होते हैं. ये रियायत्स का मतलब होता है किसान, एक टेनेंट फार्मर या कल्टीवेटर ऑफ द सॉइल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हियर ब्रिटिशर्स प्लेड a very nice role. What they did, under the leadership of Thomas Munro, and this system was mainly made applicable in Madras और Bombay. What they did कि जो किसान थे उन किसानों को ही कहा कि तुम भाई ऑनर हो अपनी लैंड के, और उस लैंड को आप बेच सकते हो, गिरवी रख सकते हो, किसी को दान भी दे सकते हो. तो इसका मतलब इस सिस्टम में फ़र्क था. जहाँ पहले दोनों सिस्टम्स बहुत एक्सप्लॉइटेड थे, यहाँ पर थोड़ा बहुत सहारा दिया गया किसानों को. उनको कहा गया कि आपके पास इन लैंड्स की ऑनरशिप रहेगी. ओके, नाउ ऑनरशिप तो रहेगी, लेकिन आपको एक फिक्स शेयर ऑफ आप प्रोड्यूस, जो भी आप पैदा कर रहे हो उसका एक फिक्स शेयर सीधे ही गवर्नमेंट को देना होगा. तो यहाँ पर इंटरमीडियरी कोई नहीं था. रैयतवाड़ी सिस्टम में जो भी लैंड रेवेन्यू था वो सीधा का सीधा अंग्रेज़ों को ही भुगतान किया जाता था, और उसके लिए वो माध्यम बना लेते थे, लेकिन पेमेंट किसी इंटरमीडियरी के माध्यम से नहीं हुआ करता था. द लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 30 years, एंड आफ्टर दैट इट कुड हैव बीन रिवाइज्ड. बेसिकली बेटा, जो रियायत्स थे वर रिक्वायर्ड टू पे द रेवेन्यू इन कैश. अब ये बड़ी समस्या आ गई कि वो लोग तो पैदा करते थे उपज, तरह तरह की फसलें उगा रहे हैं, और उस फसल का जो वैल्यू है मार्केट की, उसका एक परसेंटेज उन्हें अंग्रेज़ों को देना पड़ता था. अब कैश कहाँ से आए उनके पास? तो वो मनी लैंडर्स के पास जाते थे कि भाई हमें आप कैश दे दीजिए और हमारा अनाज ले लीजिए. तो वो अनाज लेते थे बहुत ही सस्ती दरों पर, या बहुत बार वो अनाज लेने से भी मना कर देते थे, और वो कहते थे ठीक है, अगर आप हमसे पैसा लेना चाहते हो तो उधार लो और अपनी ज़मीनें हमारे को गिरवी रखो. तो जो रियायत्स के पास ज़मीनें होती थी वो अल्टीमेटली धीरे धीरे मनी लैंडर्स के पास गिरवी रखे जाने लगते हैं, और अल्टीमेटली जब वो पेमेंट नहीं कर पाते थे किसान, फसल कम हो रही है, उनकी ज़मीनें गिरवी कर ली गई हैं, उसके बदले में उनको मनी लैंडर को देना पड़ रहा है पैसा, फसल जा रही है सरकार को कैश के रूप में, तो वो बहुत गरीब से गरीब होते चले गए. इसी प्रकार बेटा चौथा सिस्टम था महलवाड़ी. पहले मैं आपको बताता हूँ कि महल क्या होता है. महल का मतलब
अंग्रेजों के समय था, एक गांवों का ग्रुप या एक गांव भी, वो कहलाता था महल। महल मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जमींदारी के इफ़ेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर महलवारी में क्या था, दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1833 बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उन्होंने क्या किया कि जमींदारी सिस्टम और रियायतवारी सिस्टम, इन दोनों सिस्टम्स को मिला दिया। जो मैकेनिज़्म था ज़मींदारी में ज़मीनों का अधिकार देना, रियायतवारी में अधिकार किसानों के पास रहना, अब इन दोनों सिस्टम से रिवेन्यू कैसे वसूल किया जाए इसको सिंप्लीफाई कर लिया गया। अंडर दिस सिस्टम कलेक्टर्स वर फ्रॉम विलेज टू विलेज, दे वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड, measuring the fields and recording customs and rights of different groups. So this was a very scientific way of exploitation. यहाँ अंग्रेजों ने किया, कलेक्टर्स को नियुक्त कर देते थे। कलेक्टर्स अपने टीम्स को लेकर गाँव से गाँव चलते चले जाते थे और ज़मीनों का इंस्पेक्शन करते थे, उसमें कितनी फसल हो सकती है वो देखते थे, और उसके आधार पर वो वहाँ पर हर खेत का रिवेन्यू नियत करते थे। और बेटा जब एक बार वो पूरे खेतों का रिवेन्यू कर लेते थे तो पूरे गांव के लिए एक कंबाइंड रिवेन्यू आ जाता था। सो द एस्टिमेटेड रिवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन ए विलेज वाज एडेड अप टू कैलकुलेट द रिवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे। होल विलेज और समटाइम्स मोर देन विलेजेस वर कॉल्ड महल। तो बड़ा डिफरेंट सिस्टम निकाला इन्होंने। रिवेन्यू वॉज नॉट फिक्स्ड, रादर रिवाइज पीरियडिकली डिपेंडिंग अपॉन कि भाई अगर अकाल पड़ गया तो कम कर देते थे, अच्छी बरसात हो गई तो उसको बढ़ा देते थे। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रिवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन। तो जैसे जमींदारी प्रथा में एक व्यक्ति होता था कलेक्ट करने के लिए या जागीरदारी सिस्टम में होता था, वैसे ही इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि जो विलेज हेडमैन होता था, जो सबसे सम्मानजनक व्यक्ति माना जाता था, और उसको ये कहा कि तुम हमें पैसा और रिवेन्यू कलेक्ट कर कर दोगे। अब ये विलेज हेडमैन क्योंकि अब रिवेन्यू कलेक्ट कर रहा था, अंग्रेजों को दे रहा था, तो धीरे धीरे ये भी जमींदारी सिस्टम के रूप में एक जमींदार के रूप में वर्क करने लगा। तो जागीरदारी और जमींदारी दोनों सिस्टम अल्टीमेटली बिल्कुल डीप रूट्स में चले गए इंडियन सोसाइटी के। और बेटा ये जो सिस्टम था ये यूपी में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, पंजाब में और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में प्रिवेल करता था। इस प्रकार हमने देखा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले 4 सिस्टम थे रिवेन्यू कलेक्शन के अंग्रेजों के पास: जमींदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, रियायतवारी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम। अब क्या हुआ, ये सारा का सारा जब देश में हो रहा था तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इंटेंशंस ऑफ द ब्रिटिश वाज वेरी क्लियर। दे जस्ट वांट टू अर्न मोर एंड मोर रेवेन्यू फ्रॉम द पेजेंट्स। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि किसानों का क्या हाल है, उनका क्या एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, क्या उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बट उनके लिए तो यही था कि हमारे पास पैसा आ जाए। और उस पैसे को लाने के लिए उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पीपल उनको स्ट्रांग बना दिया, चाहे वो कलेक्टर्स के रूप में थे, चाहे वो महलवाड़ी सिस्टम में थे, चाहे वो किसी भी सिस्टम में थे। दे बिकेम वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी स्ट्रांग, राइट, जो कि एक एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम पूरे कंट्री में लागू हो गया। पेजेंट्स हमेशा डरते रहते थे, किसानों को डर लगा रहता था कि अगर हमने इस बार लगान नहीं चुकाया तो हमको ज़मीन से निकाल देंगे। तो एक्चुअल में कहने के लिए तो कुछ रियायतवारी सिस्टम में भी उनको राइट्स दिए गए थे, लेकिन जैसे ही वो लैंड रेवेन्यू नहीं चुका पाते थे उनको भी उस ज़मीन से हटा दिया जाता था। तो इसका मतलब जो गरीब था, जो किसान था, वो गरीब से गरीबतर होता चला गया। उसके लिए जीना तक मुश्किल हो गया। कपड़े हों और 2 टाइम का भोजन, बस इतना सा ही वो कमा पाता था, राइट। सो अब एक नई बात हुई यहाँ पर कि ये किसी एक कास्ट पे सीमित नहीं था। जो गरीबी का मार हो रही थी, क्योंकि फार्मर्स तो हर क्लास से होते थे, तो फार्मर्स को चाहे वो किसी भी जाति के हों, वो एक एक्सप्लॉइटेड लॉट के रूप में बनते चले गए। अर्थात हम इसको ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के द्वारा एक तो लैंडलॉर्ड्स बन गए जिनके पास खूब बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी,
और देन बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में किसान थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, कोई भी ऑनरशिप नहीं थी, और वो डायर पॉवर्टी में रहते थे। तो कोई ह्यूमैनिटेरियन रिलेशनशिप नहीं थी, केवल एक्सप्लॉइटेटिव रिलेशनशिप थी। मज़ेदार बात तो ये है कि 7% ऑफ लैंड ऑनर्स ओन्ड 54% ऑफ लैंड। सोचिए आप। और इसके कंट्रास्ट में अगर हम देखें कि जो 28% लैंड ऑनर थे, उनके पास तो केवल 6% ही ज़मीन थी। अर्थात ज़मीन का कंसंट्रेशन कुछ ही लोगों के हाथ में इस पूरे सिस्टम के साथ हो गया। और इसलिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहली मांग यही उठी कि लैंड रिवेन्यू रिफॉर्म्स किए जाएं, लैंड का रिफॉर्म करा जाए, क्योंकि इतने एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम से आज़ादी के बाद जनता को निकालना अत्यंत आवश्यक हो गया था। तो हम अगले चैप्टर में अपना शुरू करेंगे कि किस प्रकार फिर लैंड रिफॉर्म्स हमारे कंट्री में लाए गए, किस किस तरीके से लैंड जो इतने बड़े जागीरदारों ने और बहुत सारे ऐसे एक्सप्लॉइटेटिव इंटरमीडियरीज जो बन गए थे, उन लोगों ने जो हड़प रखी थी, उनसे लैंड लेकर किस प्रकार गरीब किसानों को वितरण करने के डिफरेंट कानून बने और उनका वितरण किया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सभी क्लासों की सूचना आपको मिलती रहे। और जिन बच्चों ने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक बच्चों तक इस मैसेज को पहुंचाएं ताकि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाई क्वालिटी, हाई लेवल कंटेंट जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का रिक्वायरमेंट है उसको प्राप्त कर सकें और फ्लाइंग कलर के साथ अपनी सफलता प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच।